जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ इक्विटी वैल्यूएशन। बेटा इस पार्ट में मैं क्या करूंगा, इस पार्ट में मैं चैप्टर को पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो हम सीख क्या रहे थे, हाउ टू वैल्यू अ कंपनी, किसी भी कंपनी के फेयर वैल्यू को कैसे निकालते हैं। तो मैंने कहा था दो अप्रोचेज हैं, एक का नाम है एब्सोल्यूट, एक का नाम है रिलेटिव। एब्सोल्यूट में मैंने कहा दो अप्रोचेज हैं, एक का नाम है डिविडेंड, एक का नाम है डीसीएफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो, और एक का नाम था एनएवी नेट एसेट वैल्यू। तो हमने कौन सी अप्रोच कर ली थी, हमने डीसीएफ अप्रोच कर लिया था। हम करते क्या थे, जो भी कंपनी हमें डिविडेंड देने वाली है उनको फोरकास्ट करते थे और उठा के डिस्काउंट कर देते थे। अब लास्ट पार्ट में मैं क्या करूंगा बेटा, वी आर गोइंग टू लर्न रिलेटिव वैल्यूएशन एंड वी आर गोइंग टू लर्न एनएवी के थ्रू कंपनी के वैल्यू को कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट मैं स्टार्ट करना चाहूंगा रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या सिखाया था, बेस्ड अपॉन कंपैरिजन। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और बोलेंगे कि हमें कौन से स्टॉक को बाय करना है और कौन से स्टॉक को बाय नहीं करना है। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। सो वैल्यूएशन की टेक्निक है रिलेटिव। मैंने कहा रिलेटिव दो तरीके के हैं, एक को बोलते हैं मेथड ऑफ फंडामेंटल और एक को बोलते हैं मेथड ऑफ कंपेरेबल। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा मेथड ऑफ कंपेरेबल के साथ। एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। मान के चलते हैं आप एक प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हो सेक्टर 16 फरीदाबाद में, और आपको दो प्रॉपर्टीज आपने ढूंढी। एक प्रॉपर्टी का रेट था 1 लाख रुपीज पर स्क्वायर यार्ड और दूसरी प्रॉपर्टी का रेट था 1,20,000 पर स्क्वायर यार्ड। ठीक है, तो अब लॉजिकली बताइए आप कौन सी प्रॉपर्टी को बाय करना चाहोगे। दोनों प्रॉपर्टी सेम एरिया में है, सेम लोकेलिटी में है, दोनों आइडेंटिकल हैं। प्रॉपर्टी ए को बाय करना चाहोगे या प्रॉपर्टी बी को बाय करना चाहोगे। तो बच्चे ने कहा सर मैं एक एवरेज रेट निकाल लेता हूं एरिया का। तो आपके अकॉर्डिंग एरिया का एवरेज रेट है 1,10,000 पर स्क्वायर यार्ड। इसका मतलब प्रॉपर्टी ए भी इस रेट पे आ जाएगी, प्रॉपर्टी बी भी इस रेट पे आ जाएगी। अब हमें कौन सी प्रॉपर्टी को बाय करना है, हमें उस प्रॉपर्टी को बाय करना है जो मार्केट में सस्ती अवेलेबल है। तो बच्चे ने कहा मैं कौन सी प्रॉपर्टी को बाय करूंगा, प्रॉपर्टी ए को, क्योंकि प्रॉपर्टी ए 1 लाख रुपए की है, ये भी कितने पे आ जाएगी, 1,10,000 पे आ जाएगी। प्रॉपर्टी बी 1,20,000 पे है, वो भी कितने पे आ जाएगी, 1,10,000 पे आ जाएगी। तो कौन सी प्रॉपर्टी को बाय करेंगे, सो वी विल बाय प्रॉपर्टी ए। और प्रॉपर्टी ए क्या है, प्रॉपर्टी ए है अंडर वैल्यूड। देन प्रॉपर्टी बी को डू नॉट बाय, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी इज ओवर वैल्यूड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कंपेरेबल। मेथड ऑफ कंपेरेबल में हम क्या करेंगे, अब हम दो स्टॉक्स को ढूंढेंगे। जो स्टॉक सस्ते मल्टीपल पे होंगे उसको बाय कर लेंगे और जो महंगे मल्टीपल पे होंगे उनको बाय नहीं करेंगे। बट हैविंग सेड दैट, मान के चलते हैं आपको एक प्रॉपर्टी मिल रही है कनॉट प्लेस में। कनॉट प्लेस दिल्ली का बहुत प्राइम लोकेशन वाला एरिया है, क्लोज टू, ये सेंट्रल दिल्ली है। और मान के चलते यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी मिल रही है 5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड, और एक स्लम एरिया है दैट इज सीमापुरी, और सीमापुरी में हमें प्रॉपर्टी मिल रही है 10,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड। अब काउंटर है, सीमापुरी की प्रॉपर्टी सस्ती है, 10,000 रुपए पे है, विल यू बाय दी प्रॉपर्टी, आंसर इज नो, क्योंकि वो एक स्लम एरिया है। सेम वाइज आपको क्या करना है, मान के चलिए कोई स्टॉक सस्ते पी पे अवेलेबल है, इसका मतलब ये नहीं है आंखें बंद करके हम स्टॉक को बाय कर लेंगे, हमें ये समझना है वो स्टॉक सस्ता क्यों है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक है इंडसइंड बैंक। नाउ द प्रॉब्लम विद इंडसइंड बैंक इज, इस कंपनी में गवर्नेंस इश्यूज है, मैनेजमेंट बहुत गंदी है, और हर दूसरे दिन कंपनी के ऊपर एलिगेशंस लगते हैं कि कंपनी ने अर्निंग्स को मैनिपुलेट करा है। अब ये स्टॉक आपको सस्ते पी पे मिल रहा है, मान के चलिए 10 के पी पे, विल यू बाय दी स्टॉक, आंसर इज नो। हम ऐसे गंदे स्टॉक्स को कभी भी बाय नहीं करेंगे, नो मैटर वो स्टॉक कितने सस्ते हैं। अच्छी कंपनी, HDFC जैसी कंपनी अगर सस्ते के पी पे मिलेगी तो हम उस स्टॉक को क्या कर लेंगे, उस स्टॉक को बाय कर लेंगे। ना बिफोर वी जंप इनटू टेक्निकल पार्ट, मैं एक वैल्यूएशन आपको करके दिखाऊं। लॉजिकली सोचिए, कब हम बोलेंगे कि पी ज़्यादा है या पी कम है। ठीक है, एक लॉजिकल आंसर करते हैं। हमारी कंट्री में अगर आज आप बैंक में FD कराते हो 100 रुपए की, तो आपको 1 साल बाद मिलता है 107 रुपए। ठीक है, नाम काउंटर इज व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट्स ऑन FD, क्लोज टू 7%।
तो एफडी का पी कितना है, पहले आप ये देखिए, व्हाट इज पी ऑफ एफडी, सो प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग। इस एफडी में कितने रुपए कमाए, 7 रुपए। 7 रुपए कमाने के लिए बैंक में आज कितने रुपए जमा कराए, 100 रुपए। सो व्हाट इज पीई, 100 डिवाइड बाय 7। ये आंसर आता है कि अगर हमें 1 रुपए कमाना है तो हमें बैंक में कितने रुपए की एफडी करानी है, 14.28। तो एफडी का पी कितना है, 1 रुपए कमाना है तो कितने रुपए जमा कराने पड़ेंगे, 14.28। अगर कोई स्टॉक आपको इसके पी के पास मिले तो एक बहुत अच्छी वैल्यूएशन है। मान के चलो कोई स्टॉक आपको 60-70 के पी पे मिल रहा है, 1 रुपए अर्निंग के लिए 70 रुपए दे रहे हो, टू हाई पी, हम बाय नहीं करेंगे। बट एक क्वालिटी कंपनी अगर आपको 14-15 के पी के पास मिल रही है तो वो क्या है, एक अच्छा पी है। ठीक है, चलिए अब हमें कंपेयर करना है बेटा, विच स्टॉक यू विल बाय, HDFC और ICICI। सो लिखते हैं पहले HDFC और फिर लिखते हैं ICICI। What do I need? I need price divide by earning. I need price divide by earning. So सबसे पहले हमें find out करना है what is the price of HDFC Bank. So I will go to money control and I type here HDFC. So HDFC का प्राइस कितना है, 750.40। फिर मैंने कहा ICICI का प्राइस कितना है, ICICI का प्राइस है 1259.20। अब हम ये देख के ये नहीं बता सकते कि HDFC सस्ता है या ICICI सस्ता है, अब हमें स्टैंडर्डाइज करना है नंबर को। HDFC बैंक की अर्निंग कितनी है, EPS कितना है। नाउ इफ आई गो हियर और लेट मी यूज कैपिटल IQ। सो यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखाई देगा EPS का मतलब कंपनी ने एक शेयर के ऊपर कितने रुपए कमाए हैं। तो कंपनी की अर्निंग है 49.28। तो अगर आप इसे स्टैंडर्डाइज कर दीजिए, आप 1 रुपए अर्निंग के लिए दे रहे हो बेटा 15.22। इज इट टू मच, आंसर इज नो। एफडी के लिए भी हम कितना देते हैं, 14 रुपीज़। तो एक बहुत अच्छी वैल्यूएशन मानी गई है। सेम वाइज ICICI का कितना EPS है, ICICI का EPS है 74.77। सो फॉर 1 रुपी अर्निंग व्हाट इज द प्राइस वी आर पेइंग, वी आर पेइंग 16.84। अब आप दोनों का एवरेज ले लीजिए, दोनों ही क्वालिटी बैंक हैं, दोनों ही हमारी कंट्री के बड़े बैंक हैं, दोनों ही बैंक्स इंडस्ट्री को रूल करते हैं। एक एवरेज पी कितना आ जाता है, 16.03। किसको बाय करूंगा, जो 16 से कम पे होगा। कम पे कौन है, HDFC। मैं HDFC को क्या कर लूँगा, HDFC को बाय करूँगा। कौन से स्टॉक को बाय नहीं करूँगा, ICICI को बाय नहीं करूँगा। तो कौन सा अच्छा बैंक है जिसको बाय करना चाहिए, जो मार्केट में सस्ता बिक रहा है। कौन सा सस्ता बिक रहा है, दैट इज गोइंग टू बी HDFC। अब बच्चे ने कहा सर अगर इफ आई गो बाय योर लॉजिक, तो मान के चलिए कंपनी है फिजिक्स वाला, ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, कंपनी में घाटे हैं। अब आप प्राइस टू अर्निंग कैसे निकालोगे। मान के चलते प्राइस है 100 रुपये और कंपनी की अर्निंग्स है -1 रुपी। अब इसका मतलब क्या है, 1 रुपये लॉस के लिए मैं 100 रुपये दे रहा हूँ। तो क्या ये अपने में मीनिंगलेस है, इसका कुछ मतलब थोड़ी बना कि आप घाटे के लिए थोड़ी पैसे दे रहे हो। तो जो भी कंपनी लॉस मेकिंग होती है वहाँ पे बेटा हम कभी भी PE नहीं निकालते, वहाँ पे हम अदर मल्टीपल्स निकाल लेते हैं। तो बच्चे ने कहा अदर मल्टीपल्स जैसे कि प्राइस टू कैश फ्लो, प्राइस टू बुक वैल्यू और प्राइस टू सेल्स। नाउ इसका मतलब क्या होगा, मान के चलते हैं ये सारे के सारे 17 हैं। तब इसका मतलब क्या है, 1 रुपये सेल के लिए हम कितने रुपए दे रहे हैं, 17 रुपये। 1 रुपये बुक वैल्यू के लिए हम कितने रुपए दे रहे हैं, 1 रुपये कैश फ्लो के लिए हम कितने रुपए दे रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे अर्निंग्स नेगेटिव होती हैं वहाँ पे क्या कर लेते हैं, और भी मल्टीपल्स निकाल लेते हैं। सो इफ आई हैव टू शो यू, इफ आई गो टू फिजिक्स वाला, ना फिजिक्स वाला इज अ लॉस मेकिंग। नाउ फिजिक्स वाला
अब आप देखिए फिजिक्स वाला का बेटा, अगर मैं मल्टीपल चेक करूं, सो आई कैन नॉट कैलकुलेट प्राइस टू अर्निंग, P बाई ई कैलकुलेट नहीं कर सकते, NM लिखा आ रहा है। फिर वहां पे हम क्या निकाल लेते हैं, प्राइस टू सेल। इसका मतलब है, इस रेशो का मतलब है 6.77 का मतलब है हम 1 रुपए सेल के लिए कितने रुपए दे रहे हैं, हम 1 रुपए सेल के लिए 6.77 दे रहे हैं। ठीक है, सो इनको क्या बोलते हैं बेटा, इनको बोलते हैं मेथड ऑफ कंपेरेबल। मेथड ऑफ कंपेरेबल में हम दो स्टॉक्स के पी को कंपेयर करते हैं, जो सस्ते पी पे होगा उस स्टॉक को क्या कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं। बट हैविंग सेड दैट, कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो असली में बहुत कम पी पे होंगे, क्या हमें उन्हें बाय कर लेना चाहिए? आंसर इज नो, अगर उनमें गवर्नेंस इश्यूज हैं, एग्जांपल की इंडसइंड बैंक। ठीक है, चलिए अब काउंटर आता है। एक आपने सर मेथड और लिखवाया था, मेथड ऑफ फंडामेंटल, एक बार वो भी लिखते हैं। उसका मतलब क्या है, मेथड ऑफ फंडामेंटल। अब मैंने आपसे कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ स्टॉक, तो आपने कहा वैल्यू ऑफ अ स्टॉक इज डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर डिवाइड बाय R माइनस G। ये फॉर्मूला हम कहां पे सीख के आए थे, गॉर्डन ग्रोथ। ये मेरा सिंगल स्टेज फॉर्मूला होता था। अब मैंने कहा ये स्टॉक की फेयर वैल्यू है। फंडामेंटल का मतलब व्हाट इज अ फेयर वैल्यू ऑफ अ स्टॉक, दैट इज D1 डिवाइडेड बाय R माइनस G। अब मैं आपको बोलता हूं डिवाइड बोथ साइड्स बाय E1। E1 का मतलब है नेक्स्ट ईयर की अर्निंग के साथ क्या करिए, दोनों साइड्स को डिवाइड कर दीजिए। अब ये क्या बन जाएगा, P0 E1 इक्वल टू D1 R माइनस G डिवाइड बाय E1। अब मैं आप बच्चों से क्या चाहता हूं, इसके लिए एक अच्छा सा नाम चाहता हूं, D1 डिवाइडेड बाय E1 नेक्स्ट ईयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर अर्निंग। इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड पे आउट रेशो डिवाइडेड बाय R माइनस G। लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, P0 अपॉन E1। E1 का मतलब है नेक्स्ट ईयर अर्निंग, इसको बोलते हैं लीडिंग PE रेशो। इसको क्या बोलते हैं, लीडिंग PE रेशो। अब मैं वापस अपने फॉर्मूले को लिखता हूं, P0 E1 इक्वल टू DPR R माइनस G। ये फॉर्मूला था, इसको थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, P0 E0 1 प्लस G इक्वल टू DPR R माइनस G। मैंने E1 को एक्सपेंड करा, व्हाट इज अर्निंग्स ऑफ नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर अर्निंग्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस G। अब इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, P0 E0 इज इक्वल टू DPR 1 प्लस G R माइनस G। E0 का मतलब क्या है, इस साल जो कंपनी ने अर्निंग्स असली में रिपोर्ट करी हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं ट्रेलिंग PE। तो आपको दो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, एक फॉर्मूला होता है बेटा लीडिंग PE का, एक फॉर्मूला होता है ट्रेलिंग PE का। इसको बोलते हैं फंडामेंटल लीडिंग PE रेशो, इसको बोलते हैं फंडामेंटल ट्रेलिंग PE रेशो। व्हाट इज द फॉर्मूला दैट वी हैव टू रिमेंबर, सो यू हैव टू रिमेंबर टू फॉर्मूला। एक का नाम है P0 E1, फॉर्मूला क्या सिखाया, DPR R माइनस G। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ P0 E0, DPR 1 प्लस G R माइनस G। अब हम क्या निकालते हैं, ये फंडामेंटल PE होना चाहिए। मान के चलिए इसके थ्रू आंसर आता है 17x। इसका मतलब क्या है, हमें 1 रुपए अर्निंग के लिए 17 रुपए देने चाहिए। मार्केट में ये स्टॉक अवेलेबल है, करंट PE, इसका करंट PE है मान के चलिए 15। इसका मतलब है 15 वाली चीज 17 पे आ जाएगी। 15 वाली चीज अभी करंट 15 है, 17 पे आ जाएगा। क्या हमें बाय करना चाहिए, आंसर इज यस। तो हम क्या करते हैं, करंट PE को कंपेयर करते हैं फंडामेंटल के साथ। इसका मतलब क्या है, अगर कोई स्टॉक 15 पे है तो ये 17 पे आ जाएगा। विल यू बाय, आंसर इज यस। सो फंडामेंटल PE ज्यादा होना चाहिए, विल बाय, इसका मतलब स्टॉक क्या है, अंडर वैल्यूड। सेम वाइज मान के चलिए करंट स्टॉक है 15, ये मार्केट में आ जाएगा 12 रुपए पे, विल यू बाय, तो बच्चे ने कहा डू नॉट बाय।
स्टॉक क्या है, स्टॉक इज गोइंग टू बी ओवर वैल्यूड. सो व्हाट शुड बी मोर, फंडामेंटल पी का ज़्यादा होना, इसका मतलब है स्टॉक आगे जाके बढ़ेगा, हमें स्टॉक को बाय कर लेना चाहिए. फंडामेंटल पी अगर कम है, इसका मतलब स्टॉक आगे जाके गिरेगा, हमें स्टॉक को क्या करना चाहिए, हमें स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए. ठीक है. सो आई वांट टू हैव अ समरी ऑफ बोथ. रिलेटिव वैल्यूएशन, तो रिलेटिव कैसे करते हैं, रिलेटिव में दो तरीके थे. एक का नाम था मेथड ऑफ कंपेरेबल. इसमें आपको दो कंपेरेबल कंपनीज ढूंढनी है. मान के चलते हैं आपने कहा HDFC, ICICI. इसका P था 17 या इसका P है 16, इसका है 17. व्हाट इज एवरेज PE? 16.5. किसको बाय करोगे? तो बच्चे ने कहा HDFC को बाय करूंगा, ICICI को डू नॉट बाय करूंगा. ये सिंपल था, मेथड ऑफ कंपेरेबल. नेक्स्ट, मेथड ऑफ फंडामेंटल. मेथड ऑफ फंडामेंटल ये क्या बताता है, क्या P देना चाहिए. मान के चलते हैं आपका फंडामेंटल P आता है 17x. इसका मतलब यू शुड पे या मार्केट विल इवेंचुअली पे फॉर 1 रुपी अर्निंग 17 रुपीज. करंट P है, मार्केट में अभी चल रहा है एट अ P ऑफ 15. इसका मतलब क्या है, 15 वाली चीज़ 17 पे चली जाएगी, फंडामेंटल वैल्यू ज़्यादा है, तो बच्चे ने कहा स्टॉक को क्या करूँगा, बाय. सेम वाइज मान के चलते हैं फंडामेंटल है 12, मार्केट में चल रहा है 15. 15 वाली चीज़ 12 पे आ जाएगी, मार्केट इवेंचुअली विल पे 12 रुपये, तो बच्चे ने कहा मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डू नॉट. ठीक है. तो ये कुछ बातें थी विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वैल्यूएशन. अब मुझे एक मल्टीपल आपको और सिखाना है. दैट मल्टीपल इज EV बाय EBITDA. और ये मल्टीपल हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लाइक डाबर और यूनिलीवर, और ये मैं करके भी दिखाऊंगा. तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या है, EV का मतलब क्या होता है, EV का फुल फॉर्म है एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय EBITDA. EBITDA का मतलब होता है इन सिंपल टर्म्स, अभी के लिए आप प्रॉफिट्स मान लीजिए. नाउ EV मीन्स enterprise value. What is the meaning of enterprise value? What price we receive? What price we receive if we sell all assets of the company? अगर कंपनी के सारे एसेट्स को बेच दो तो आपको कितने रुपए नेट नेट मिलने वाले हैं, इसको क्या बोलते हैं, EV. आज मार्केट कितने रुपए आपके कंपनी के एसेट्स के लिए देना चाहती है. अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. मान के चलते हैं आपके पास एक घर है, इस घर की कीमत है 3 करोड़. ठीक है, एक घर है, इस घर की कीमत है 3 करोड़. व्हाट इज EV? केस ए, व्हाट इज EV? आपके घर का EV क्या है, अगर आप अपने सारे एसेट्स बेच दो तो आपको कितने रुपए मिलने वाले हैं, तो बच्चे ने कहा 3 करोड़. चलिए अब मैं केस और लूंगा BC. स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड EV विद नेटवर्थ. नेटवर्थ कुछ और होता है, EV कुछ और होती है. EV क्या है, अगर आप अपने एसेट्स बेच दो तो आपको कितने रुपए मिलने वाले हैं. ठीक है, इस घर के ऊपर एक लोन है 1 करोड़ का. इस घर के ऊपर एक लोन है 1 करोड़ का. व्हाट इज EV? अब बच्चा बोलता है EV है 2 करोड़. ना मैं पॉइंट इज, मैंने क्या बोला था बेटा, अगर आप अपना घर बेचते हो, अगर आप अपने एसेट बेचते हो तो आपको कितने रुपए मिलेंगे. सो केस B, EV is still 3 crore. If I sell my asset, I will still get 3 crore. But my net worth is 2 crore. जैसे ही 3 करोड़ आएंगे, 1 करोड़ मुझे बैंक को देना है, तो नेट नेट मुझे कितने रुपए मिलेंगे, मुझे 2 करोड़ मिलेंगे. मेरी नेटवर्थ कितनी है, 2 करोड़. मेरे एसेट की कीमत कितनी है, 3 करोड़. ठीक है, चलिए. ना मैं काउंटर इज, इस घर के अंदर कैश पड़ा है 50 लाख. इस घर के अंदर कैश पड़ा है 50 लाख. व्हाट इज योर EV? नाउ काउंटर इज अगेन, आप अपने घर को कितने पे बेचोगे, 3 करोड़. तो EV कितना है, EV अभी भी 3 करोड़ है, लेकिन आपकी नेटवर्थ कितनी है, आपकी नेटवर्थ है 2.5 करोड़. 3 करोड़ का घर बेचा, 2 करोड़ बैंक को दे दिए, बचे 2 करोड़, और घर में कैश कितने रुपए का पड़ा है, 50 लाख का. व्हाट इज योर EV? योर EV इज
स्टिल 3 करोड़, बट आपकी नेटवर्थ कितनी है? आपकी नेटवर्थ है 2.5 करोड़। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईवी? ईवी का मतलब है अगर आप अपने एसेट्स बेचोगे तो एसेट्स बेच के कितने रुपए आपको मिलने वाले हैं। तो आपने कहा एसेट बेच के मुझे कितने रुपए मिलेंगे? 3 करोड़। लेकिन हाँ, मेरी नेटवर्थ क्या होती चली जाएगी? मेरी नेटवर्थ चेंज होती जाएगी। पहले केस में मेरी नेटवर्थ थी 3 करोड़, जब मैंने 1 करोड़ का लोन लिया तो मेरी नेटवर्थ हो गई 2 करोड़, जब मेरे पास कैश था तो मेरी नेटवर्थ कितने की हो गई? दैट इज गोइंग टू बी 2.5 करोड़। सो कैन आई से दैट ईवी माइनस कैश, सॉरी, ईवी माइनस लोन प्लस कैश एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब बैंक में एफडी वगैरह, इज इक्वल टू योर नेटवर्थ। देखिए 3 करोड़, 1 करोड़ का लोन था और 50 लाख आपके पास फिक्स डिपॉजिट या बैंक घर में कैश पड़ा था। तो आपकी नेटवर्थ कितने की है? आपकी नेटवर्थ है 2.5 करोड़। तो क्या मैं इसको उल्टे तरीके से भी लिख सकता हूँ? पहला तरीका, ईवी माइनस डेट प्लस कैश एंड इन्वेस्टमेंट is equal to net worth. So what will be EV? नेटवर्थ को बेटा इक्विटी वैल्यू भी बोलते हैं, इक्विटी भी बोलते हैं। तो आपने कहा EV इज इक्विटी प्लस डेट माइनस कैश एंड इन्वेस्टमेंट। ये क्या बन जाता है? EV। तो EV सीधे तरीके से भी निकल सकती थी। सीधे तरीके से कितनी थी? 3 करोड़। लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट तरीके से निकालना चाहते हो, सो व्हाट इज योर नेटवर्थ? 2.5 करोड़। लोन कितने का है? 1 करोड़। कैश कितने का है? 50 लाख। सो वापस से आंसर कितना आ जाता है? वापस से आंसर आ जाता है 3 करोड़। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईवी? अगर मार्केट में आज अपने एसेट्स बेच दूं तो मुझे कितने रुपए मिलने वाले हैं? इन एसेट्स के ऊपर मैं क्या कमा रहा हूं? EBITDA। EBITDA इज प्रॉफिट्स या EBITDA is equal to cash profits belonging to company। अभी के लिए मान के चलिए ये कंपनी के प्रॉफिट्स हैं। तो मान के चलते किसी कंपनी का EV by EBITDA है 30x। इसका मतलब क्या है? 1 रुपये अर्निंग के लिए, 1 रुपये कैश प्रॉफिट के लिए मार्केट आपको कितने रुपए दे रही है? मार्केट आपके एसेट्स के लिए 30 रुपीज़ देने के लिए रेडी है। ये काम आप कब करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ के लिए करते हैं। अभी मैं आपको क्या करूंगा? एक कंपनी की वैल्यू करके दिखाऊंगा। बट बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईवी? ईवी का मतलब क्या है? अच्छा बेटा, ये सारी मार्केट वैल्यूज हैं। ओके, ईवी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट माइनस कैश एंड इन्वेस्टमेंट। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ईवी। ये वो कीमत है जो मार्केट आपके एसेट्स के लिए देना चाहती है अगर आज आप अपने एसेट्स मार्केट में बेच दो। इस एसेट्स के ऊपर कमा कितने रुपए रहे हो? 1 रुपए। मार्केट इस एसेट्स के लिए कितने रुपए देना चाहती है? 30 रुपए। ठीक है, तो एक स्टॉक की वैल्यूएशन करके देखते हैं बेटा। ठीक है, चलिए। सो बिफोर आई प्रोसीड, नेम ऑफ द मल्टीपल इज EV by EBITDA. EBITDA is similar to profit and EV is the price that market is giving for the asset. चलिए देखते हैं एक बार। सो स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान, प्रैक्टिकली करते हैं बेटा, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। नाउ लेट मी फेच द डेटा फॉर लास्ट 6 years। प्रैक्टिकली सीखेंगे। ठीक है बेटा, ये कितने साल हैं? 1 2 3 4 5, चलिए 5 साल का डेटा है। और यहाँ पे एक मल्टीपल है EV बाय EBITDA, और हम लो पे चले जाते हैं कि हर साल लो EV बाय EBITDA कितना रहा है। तो आपके पास बेटा 5 साल है, 1 2 3 4 5। आप बताइए लोएस्ट EV बाय EBITDA कितना रहा है? 35, 38, 34, 33, 31.88। सो व्हाट इज द लोएस्ट EV बाय EBITDA? 31.88। तो आपने लिखा वैल्यूएशन ऑफ HUL यूजिंग EV बाय EBITDA। और हम जो वैल्यूएशन करेंगे बेटा कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मतलब इस भाव पे तो हम भाई कर ही लेंगे, हम बहुत ही कंजर्वेटिव हैं। सो आपने लिखा लोएस्ट EV बाय EBITDA लास्ट
5 years, that is 31.88. अब आप क्या करिए, आप कंपनी के करंट एबिटा को निकाल लीजिए, करंट प्रॉफिट्स को निकाल लीजिए. ये कैसे निकालते हैं बेटा, ये हम FSA में सीखेंगे. अभी हम सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड कर जाते हैं. सो इफ आई लुक हियर, व्हाट इज द एबिटा, द लेटेस्ट एबिटा. कंपनी का लेटेस्ट एबिटा है 145,540. दिस इज इन रुपी मिलियन. ओके, सो नाउ EV by EBITDA is equal to 31.88. हमारा EV कितना है, हम EV निकालना चाहते हैं, तो हमारा EBITDA कितना है 145,540 इक्वल टू 31.88. तो आप दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके पास EV आ जाएगा. तो मेरा EV कितना आया, मेरा EV आ गया 46,39,815.2 रुपी मिलियन. इसका मतलब क्या है, मिनिमम हमें कितने रुपए कंपनी को देने चाहिए, उसके एसेट्स के लिए इतने रुपए देने चाहिए. लेकिन हो सकता है कंपनी के ऊपर कुछ लोन हो, तो माइनस कर देंगे डेट, EV में से माइनस कर देंगे डेट, प्लस कर देंगे कैश एंड इन्वेस्टमेंट. ये हमारे पास क्या आ जाती है, कंपनी की इक्विटी वैल्यू आ जाती है. तो देखते हैं कंपनी के ऊपर डेट कितना है. इफ आई चेक द डेट ऑन द कंपनी, कंपनी के पास टोटल डेट है 14,780. ये माइनस कर देंगे, ये पैसा उनको देना पड़ेगा. कंपनी के पास कैश और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कितने के हैं 69,930. सो व्हाट इज इक्विटी वैल्यू माइनस 14,780. ये डेट दे दिया. कंपनी के पास कैश कितने के हैं, इतने का कैश पड़ा है. तो कंपनी की इक्विटी वैल्यू कितनी आती है, ये कंपनी का मिनिमम इक्विटी वैल्यू आता है. डिवाइड करिए नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स. कंपनी के पास कितने आउटस्टैंडिंग शेयर हैं, ये आ जाता है इक्विटी वैल्यू पर शेयर. नाउ हाउ मेनी नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स वी हैव. ये कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं 2349.6. डिवाइड करिए 2349.6. सो मिनिमम कंपनी की वैल्यू कितनी आती है, क्लोज टू 2,000 रुपीज़ पर शेयर. अगर 2,000 रुपये पे हमें यूनिलीवर मिलेगा तो हम क्या करेंगे, यूनिलीवर को ले लेंगे. अब देखते हैं मार्केट में यूनिलीवर चल कितने का रहा है. नाउ यूनिलीवर इज ट्रेडिंग इन द मार्केट एट 2100. हमें किस कीमत पर हम इसको बाय करना चाहते हैं, एट अ वैल्यूएशन ऑफ 2000. क्या हमारी वैल्यूएशन बहुत कंजर्वेटिव है, आंसर इज यस. अब एक बार देखते हैं ये गिरता है तो मार्केट में कितना गिरता है. मार्केट्स हैव बीन वेरी वॉलेटाइल दीज डेज. सो एक बार देखना चाहते हैं. आई वॉन्ट टू टेक लास्ट 1 ईयर डेटा. ये शेयर था 2376 का, ये बड़ा 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 गिरा. ना लुक हियर, ये कितने तक गिरा, ये गिरा 2050 तक. जब US ईरान वॉर चल रहा था 2050 तक गिरा. देन वापस ये गिरा कितने तक, 2050 तक. हमारे अकॉर्डिंग वैल्यूएशन कितने की है, 2,000 रुपीज़. अगर ये हमें 2,000 पे मिलेगा, हम एग्रेसिवली स्टॉक को क्या करेंगे, बाय करेंगे. तो मैंने कैसे सिखाया, मैंने आपको कैसे सिखाया बेटा. आपने क्या करा, आपने लास्ट 5 ईयर का लोएस्ट EV बाय EBITDA लिया, दैट इज गोइंग टू बी 31. आपने करंट EBITDA निकाल लिया, मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ गया, EV. दिस इज अ वैल्यू वी शुड गिव फॉर द एसेट्स ओनली. दिस इज अ वैल्यू वी शुड गिव ओनली फॉर द एसेट्स. अब आपने माइनस कर दिया इसमें से डेट, ये वो पैसा है जो इक्विटी ओनर्स को मिलेगा, प्लस कंपनी में कुछ कैश भी पड़ा है.
ये डिवाइड होगा 2349 शेयर होल्डर्स के बीच, इतने कंपनी के शेयर्स हैं, तो एक शेयर की कीमत कितनी आती है, दैट इज गोइंग टू बी 2000। ये मेथड हम कब यूज करते हैं बेटा, दिस मेथड इज एक्सटेंसिवली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। वहां पे हम क्या यूज करते हैं, EV बाय EBITDA। So what is the meaning of EBITDA? EBITDA is cash profit that we are earning. What is the meaning of EV? What price market is giving for the assets, for the operating asset? हमारी प्लांट मशीनरी, हमारे वर्किंग कैपिटल के लिए मार्केट कितने रुपए दे रही है। इसके ऊपर हम क्या जोड़ देंगे, इसके ऊपर हम जोड़ देंगे जो हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, माइनस कर देंगे डेट। हम किस पे आ जाएंगे, इक्विटी वैल्यू के ऊपर आ जाएंगे। तो एक बार समरी लिख देते हैं। तो मैंने लिखा व्हाट इज EV? EV इज द वैल्यू वी गेट फ्रॉम सेलिंग ऑल दी एसेट्स, माइनस करेंगे डेट प्लस करेंगे कैश, ये बन जाता है इक्विटी। तो एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, व्हाट इज EV? EV इज इक्वल टू इक्विटी प्लस डेट माइनस कैश। ये क्या बन जाता है, ये EV का फॉर्मूला बन जाता है। EV इज अ वैल्यू वी विल गेट बाय सेलिंग ऑल दी एसेट्स। चलिए आइए एक बार नोट से पढ़ते हैं बेटा। सो P बेस्ड अपॉन फंडामेंटल्स मैंने निकालना सीखा, फॉर्मूला था डिविडेंड पे आउट रेशियो डिवाइडेड बाय R माइनस G। नेक्स्ट, कितने तरीके के मल्टीपल हो सकते हैं, एक का नाम है प्राइस टू अर्निंग, एक का नाम है प्राइस टू सेल, एक का नाम है प्राइस टू बुक, एक का नाम है प्राइस टू कैश फ्लो। क्या करेंगे, सबका एवरेज निकालेंगे, सबका एवरेज निकालेंगे। जहां पे भी स्टॉक सस्ते होंगे उन स्टॉक्स को क्या कर लेंगे, उन स्टॉक्स को बाय कर लेंगे। अब आपको निकालना है P बेस्ड अपॉन फंडामेंटल। कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो है 30%, रिक्वायर्ड रेट है 13% और ग्रोथ रेट है 6%। फंडामेंटल P, कितना स्टॉक का फंडामेंटल P होना चाहिए। सो बच्चे ने कहा इफ आई हैव टू सॉल्व फंडामेंटल लीडिंग P, फॉर्मूला क्या लिखवाया था, DPR डिवाइड बाय R माइनस G। डिविडेंड पे आउट रेशियो है 30%, रिक्वायर्ड रेट है 13% एंड ग्रोथ रेट है आपका 6%। सो इफ आई हैव टू सॉल्व 0.3 डिवाइड बाय 0.07, तो इस स्टॉक के लिए हमें मिनिमम P कितने देना चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी 4.28, ये देना चाहिए। अगर ये 4.28 से सस्ता होगा, मान के चलिए मार्केट में 3 पे चल रहा होगा, तो ये 4 पे आ जाएगा, वी विल बाय दी स्टॉक। अगर ये 5 पे चल रहा होगा ये तो 4.28 पे आ जाएगा, हम स्टॉक को क्या करेंगे, हम स्टॉक को बाय नहीं करेंगे। सो लिख लेते हैं, वी विल बाय इफ स्टॉक अवेलेबल एट बिलो P ऑफ 4.28। अगर इससे सस्ता होगा तो हम स्टॉक को क्या कर लेंगे, हम स्टॉक को बाय कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EV? EV मीन्स टोटल कंपनी वैल्यू। EBITDA का मतलब क्या होता है, EBITDA का मतलब अभी के लिए कैश प्रॉफिट। अब आपको एक सवाल करना है जिसमें आपको क्या निकालना है, आपको EV बाय EBITDA निकालना है। लॉजिकली देखिए, क्या EBITDA गिवन है, EBITDA आपको गिवन है, आपको क्या करना है, इनकी मदद से आपको EV निकालनी है। सो करते हैं सॉल्यूशन बेटा। Solution, what will be my EV? EV is equal to market value of equity plus market value of debt minus cash minus investment। अब देखते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं, 2000, एक शेयर की कीमत कितनी है, 40 रुपये। So what will be the equity value? 2 लाख into 40. So what is the market value of equity? 80 लाख रुपए plus market value of debt. Now it is slightly difficult. कंपनी के पास टोटल डेट है 21 लाख, इसमें से लॉन्ग टर्म डेट है 9 लाख। So if I have to find out debt, book value of debt, दिस इज 21 लाख। कितना बुक वैल्यू ऑफ डेट है, लॉन्ग टर्म का, तो लॉन्ग टर्म का बुक वैल्यू है 9 लाख, तो शॉर्ट टर्म का बुक वैल्यू हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 12 लाख। अब हमें चाहिए क्या बेटा,
वी डोंट वांट बुक वैल्यू, वी वांट मार्केट वैल्यू। अब देखिए मार्केट वैल्यू किसकी गिवन है, मार्केट वैल्यू लॉन्ग टर्म की तो गिवन है 6 लाख, तो मैंने ऊपर ऐड करा है 6 लाख, बट कंपनी के पास शॉर्ट टर्म डेट भी है। शॉर्ट टर्म डेट का हमें यूज़ करना चाहिए मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, वी विल ऐड बुक वैल्यू। व्हाट इज अ बुक वैल्यू, दैट इज गोइंग टू बी 12 लाख। ना सवाल ये उठता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू ऑफ अ डेट। बेटा ये आप आगे पढ़ोगे, बट अभी के लिए मान के चलिए हमने लोन लिया था 100 रुपए का, अब हमें उसी लोन को अगर सेटल करना है तो कितने रुपए देने हैं, उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। जनरली बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू डेट के केस में सेम रहता है, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या है हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू समझाना इन केस ऑफ डेट। अभी के लिए हम अज्यूम करेंगे दोनों सेम बातें हैं। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है बेटा, यू हैव कैश ऑफ 250, उस कैश ऑफ 250 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हेल्प मी, व्हाट इज योर ईवी, 80 लाख रुपए प्लस 18 लाख माइनस 2.5 लाख, सो व्हाट इज आवर ईवी, 95 लाख 50,000। व्हाट इज आवर एबिटा, आवर एबिटा इज 10 लाख, तो डिवाइड कर दीजिए 10 लाख के साथ। तो मार्केट कितने रुपए, 1 रुपए एबिटा के लिए दे रही है, 9.55। व्हाट इज योर ईवी बाय एबिटा, our EV by EBITDA is 1 by 9.55। इसका मतलब 1 रुपए EBITDA के लिए मार्केट हमारे एसेट्स कितने रुपए पे खरीद रही है, 9.55 पे, ठीक है। सो वी ट्राई टू वैल्यू वन कंपनी यूनिलीवर का वैल्यूएशन कितना आता है, 2000 रुपए। अगर 2000 पे हमें यूनिलीवर मिलेगा तो हम उस स्टॉक को क्या कर लेंगे बेटा, हम उस स्टॉक को बाय कर लेंगे, ठीक है। सो विद दिस व्हाट वी हैव कवर्ड मेथड ऑफ, वी हैव कवर्ड रिलेटिव वैल्यूएशन। रिलेटिव में मल्टीपल निकालते हैं। रिलेटिव दो तरीके के, एक का नाम है मेथड ऑफ फंडामेंटल, एक का नाम है मेथड ऑफ कंपेरेबल। मेथड ऑफ कंपेरेबल में दो स्टॉक्स को कंपेयर करेंगे, जो सस्ता होगा उसको बाय कर लेंगे। मेथड ऑफ फंडामेंटल बताती है कि आपको क्या पी देनी चाहिए मार्केट में, अगर इससे कम पे मिल रहा होगा तो बाय कर लेंगे, वरना बाय नहीं करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, फंडामेंटल पी का फॉर्मूला होता है DPR, डिविडेंड पे आउट रेशियो डिवाइडेड बाय R-G। नेक्स्ट मेथड ऑफ कंपेरेबल में क्या करेंगे, एवरेज करके आंसर्स को निकाल लेंगे। देन मैंने कहा ईवी बाय एबिटा, ईवी का फॉर्मूला क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट माइनस कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। डिवाइड किसके साथ कर देंगे, डिवाइड कर देंगे एबिटा के साथ। मेरे केस में ये आंसर आ रहा है 9.55 बाय 1। 1 रुपए एबिटा के लिए हम कितने रुपए दे रहे हैं, वी आर गोइंग टू पे 9.55, ठीक है। नाउ आई एम मूविंग टू माई लास्ट वैल्यूएशन, दैट इज गोइंग टू बी NAV। NAV में क्या करेंगे बेटा, वी विल फाइंड आउट फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस कर देंगे लाइबिलिटी, ठीक है। ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है NAV, दिस इज द प्राइस वी शुड पे फॉर दी कंपनी। सो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट माइनस कर देंगे जो भी कंपनी के ऊपर क्या है, उधारी है। नाउ इफ आई हैव टू डू, लेट मी टेक वन एग्जांपल। कंपनी इज अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी। Analyst estimates that market value of next fixed asset is 120% of book value। तो जो किताबों में कीमत है हम एसेट्स को बेच पाएंगे 120% पे। Liability, short term assets, market value are assumed to be equal to their book value। कंपनी के पास 2000 शेयर हैं, आपको क्या करना है, NAV निकालनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पास पहला एसेट कौन सा है। आपके पास पहला एसेट है कैश, तो कैश का वैल्यू कितना, कैश का वैल्यू है 10,000। आपके पास सेकेंड एसेट है अकाउंट रिसीवेबल, लोगों से पैसा आना है, वो कितने रुपए आने हैं, 20,000। नेक्स्ट आपके पास है इन्वेंट्री, ये कितने की है, 50,000। और फिर आपके पास है फिक्स एसेट 1,20,000 के। ये मार्केट में बेचोगे तो कितना मिलेगा, 120% मिलेगा, मतलब 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो नेट फिक्स एसेट के लिए हमें कितने मिलेंगे, 1,20,000 का 1.2। So how much we will receive? We will receive 1,44,000। तो कंपनी के पास टोटल एसेट कितने के हैं, कंपनी के पास टोटल एसेट हैं 2,24,000। कंपनी के पास लाइबिलिटी कौन सी है, एक है अकाउंट्स पेबल 5,000,
अकाउंट्स पेबल का मतलब है क्रेडिटर, लोगों से माल उधारी पे खरीद रखा है 5,000, इसको माइनस कर देंगे। कंपनी के पास नोट्स हैं, नोट्स का मतलब बेटा लोन होता है, लोन है 30,000 का। फिर कंपनी के पास एक है टर्म लोन, टर्म लोन है 45,000 का। तो कंपनी के पास नेट एसेट कितने के हैं, माइनस कर देंगे 5,000, माइनस कर देंगे 30,000, माइनस कर देंगे 45,000। तो कंपनी के पास नेट एसेट हैं 1,44,000। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, दैट इज 2,000। व्हाट इज NAV, नेट एसेट वैल्यू पर शेयर। तो मेरा NAV कितना आ जाता है, मैं एक शेयर को कितने रुपए दूंगा, मैं एक शेयर के लिए 72 रुपीज़ दूंगा। कंपनी के टोटल एसेट्स की वैल्यू कितनी है, 1,44,000। कंपनी के पास कितने शेयर होल्डर्स हैं, 2,000। तो पर शेयर होल्डर हम कितने रुपए देने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी 72। सो क्लास विद दिस व्हाट वी हैव कवर्ड, वी हैव कवर्ड दी वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस दो तरीके के थे, एब्सोल्यूट रिलेटिव, रिलेटिव कंपैरिजन के ऊपर बेस्ड था। एब्सोल्यूट में हमने करा DCF एंड देन यू हैव कवर्ड NAV। NAV तब यूज होता है जब हम कंपनी के एसेट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। DCF हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई भी कंपेरेबल कंपनी नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, DCF को यूज़ कर लेते हैं। अब सवाल ये उठता है, एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, कॉन्सेप्ट नंबर F, जो बात करता है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दीज मेथड्स। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस, अगर मुझे बात करनी हो DDM मेथड की, तो इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है ईजी टू कंप्यूट, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सेम वाइज अगर मुझे रिलेटिव की बात करनी हो, व्हाट इज द एडवांटेज, अगेन ईजी टू कंप्यूट, सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। अगर मुझे बात करनी हो NAV की, व्हाट इज द एडवांटेज, ये आपको फ्लोर वैल्यू बता देती है। फ्लोर वैल्यू का मतलब है मिनिमम वैल्यू बता देती है कि हमें कंपनी कितने की खरीदनी चाहिए। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस का मतलब है DDM में आप कह रहे हो ये डिविडेंड हमें आगे भी मिलता रहेगा, तो इसकी प्रॉब्लम क्या है, इट इज सेंसिटिव। डिसएडवांटेज है इट इज सेंसिटिव टू इनपुट। जैसे ही आपने इनपुट को चेंज करा, आपने ग्रोथ रेट को चेंज करा, आपने KE को चेंज करा, वैल्यूएशन एकदम से क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। सेम वाइज रिलेटिव में प्रॉब्लम क्या है, रिलेटिव में प्रॉब्लम है सबसे पहले सेंसिटिव टू इनपुट। आपने कहा ये स्टॉक मुझे इतने के P पे लेना चाहिए, जैसे ही आप P को चेंज कर दोगे, जैसे मैंने कहा मुझे यूनिलीवर लेना चाहिए 31.88 के EV/EBITDA, जैसे मैं मल्टीपल को चेंज करूंगा, वैल्यूएशन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, सेंसिटिव टू इनपुट। नेक्स्ट, कई बार आपको कंपेरेबल कंपनीज ही नहीं मिलती हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस का कंपेरेबल नहीं है, फिजिक्स वाला का कोई कंपेरेबल नहीं है, ITC का कोई कंपेरेबल नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, कई बार हमें हमारे लिस्टेड कंपेरेबल्स ही नहीं मिलते हैं। एंड थर्ड इसका प्रॉब्लम क्या है, मान के चलते हैं आपने प्राइस टू अर्निंग के थ्रू वैल्यूएशन करी, तो आपने कहा HDFC को बाय कर लेना चाहिए। लेकिन आपने वैल्यूएशन करी प्राइस टू बुक वैल्यू, तो आपने कहा ICICI के थ्रू ICICI को बाय कर लेना चाहिए। दैट मीन्स रिलेटिव में प्रॉब्लम क्या है, रिलेटिव में आपके पास मल्टीपल आंसर आते हैं, प्राइस टू बुक के थ्रू एक आंसर आएगा, प्राइस टू अर्निंग के थ्रू एक आंसर आएगा। किसको इंपॉर्टेंस देनी है, ये भी क्या होता है, कई बार डिसएडवांटेज है। कई बार हम प्राइस टू अर्निंग को एडवांटेज दे देते हैं, कई बार हम प्राइस टू बुक वैल्यू को फॉलो कर लेते हैं, तो ये भी क्या है, एक लिमिटेशन है। फिर बच्चे ने कहा NAV की लिमिटेशन क्या है, NAV की लिमिटेशन है ये उन्हीं कंपनीज के लिए यूज होता है जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है। रिलायंस कभी भी अपने आप को NAV पे नहीं बेचेगा, ये उन्हीं कंपनीज के लिए यूज होता है जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है। प्लस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन दिस मेथड कैन नॉट बी यूज। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब है जब इकोनॉमी में चीज़ें बहुत ज़्यादा रेट से महंगी होती जा रही हैं, तब हम इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब है एसेट्स की कीमतों को निकालो, और एसेट्स की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो जब हमारे पास स्टेबल कीमत ही नहीं है, तब हम इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। टेक्निकली हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है व्हेन इन इकोनॉमी इन्फ्लेशन इज मोर देन 100% इन 3 ईयर्स, तो उसको क्या बोल देते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। तो इसका वन ऑफ द डिसएडवांटेज क्या है, इन अ हाइपर इन्फ्लेशन इन्वायरमेंट जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा, एसेट्स की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, तो हम इस मेथड को यूज़ नहीं कर पाते। ये मेथड तब यूज़ करते हैं जब एसेट्स की कीमत स्टेबल है। तो आपने कहा मेरे घर की कीमत कितनी, 3 करोड़, अगर घर की कीमतें लगातार 100% से बढ़ रही है 3 सालों में, तो हम NAV मेथड को यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो विद दिस वी कवर दिस। अब मेरे पास एक छोटा सा क्यूबी बचा है बेटा, उसको भी हम फट से क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली, इनमें से कौन सी चीज़ लीस्ट लाइकली है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस मल्टीपल? दे आर ईजी टू कैलकुलेट, बिल्कुल करेक्ट है. दे आर इनसेंसिटिव टू इनपुट, ये लाइन करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है. दीज आर वेरी मच सेंसिटिव टू इनपुट्स. नेक्स्ट, अ कंपनी हैज़ अ डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ 60%, ग्रोथ रेट ऑफ 7%, प्राइस टू अर्निंग, फंडामेंटल प्राइस टू अर्निंग निकालना है. अगर कंपनी का रिक्वायर्ड रेट कितना है? 15%. इस स्टॉक के लिए हमें कितना पी देना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 2. तो फंडामेंटल पी का फॉर्मूला लिखवाया था DPR डिवाइड बाय R माइनस जी. डिविडेंड पे आउट है 60%, रिक्वायर्ड रेट है 15%, ग्रोथ रेट है 7%. ऐसी कंपनी के लिए हमें कितना प्राइस देना चाहिए? ऐसी कंपनी के लिए हमें देना चाहिए 7.5 का PE. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आंसर इज बी. फर्स्ट का आंसर क्या है? बी. सेकंड का आंसर क्या है? बी. थर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्राइज वैल्यू? एंटरप्राइज वैल्यू का मतलब था मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, इसमें जोड़ दीजिए मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, माइनस कर दीजिए कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू बी वैल्यूड यूजिंग एसेट बेस्ड वैल्यूएशन? नाउ एसेट बेस्ड वैल्यूएशन पे किस कंपनी को यूज करना चाहिए? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर ए पढ़ते हैं. कंपनी इज इन फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, क्या जो कंपनी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है उन्हें एनईवी के थ्रू करते हैं? यस. नेक्स्ट, कंपनी इज एक्सपीरियंसिंग हाई इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन में यूज नहीं होता. सॉफ्टवेयर कंपनीज के पास टेंजिबल एसेट नहीं होते, इनटेंजिबल एसेट होते हैं, तो यहाँ पे भी यूज नहीं हो सकता. तो कहाँ पे इसको यूज करोगे? इन केस ऑफ कंपनीज विच आर इन फाइनेंशियल डिस्ट्रेस. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट दैट मे नॉट बी कंपेरेबल? इस लाइन का मतलब क्या है? काम पे आपके पास मल्टीपल आंसर आते हैं. एनएवी में आपके पास एक आंसर आएगा, डीसीएफ में आपके पास एक आंसर आएगा. काम पे आपके पास मल्टीपल आंसर आते हैं. रिलेटिव वैल्यूएशन में मल्टीपल आंसर आते हैं. प्राइस टू अर्निंग ने का एचडीएफसी को बाय करो, प्राइस टू बुक ने का आईसीआईसीआई बैंक को बाय करो, वहां पे मल्टीपल आंसर है. तो ये किसका डिसएडवांटेज है? इट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ प्राइस मल्टीपल मॉडल. सो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर वुड बी. ठीक है. सो बेटा ये चैप्टर मैंने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करा है. मैं अपनी रियल क्लास में भी इसको करीबन 3 घंटे 4 घंटे में कवर करता हूँ. मैंने वीडियो में भी 3 से 4 घंटे में इस चैप्टर को कवर करा है. ठीक है. आई जस्ट वॉन्ट योर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. टू मच ऑफ एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड और नॉट, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है. एंड अकॉर्डिंगली फिर मैं आपके सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करूँगा. ठीक है. सो टिल देन, बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, आपके 2 चैप्टर खत्म हो गए हैं. ओवरव्यू ऑफ इक्विटी खत्म हो गया है, इक्विटी वैल्यूएशन खत्म हो गया है. बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट वीडियो, आपको क्या करना है? इन दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना है. ठीक है. चलिए, टिल देन सीखते रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए. और CFM स्कोर कितना करना है? 1875. ठीक है. चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.